वेलकम टू माय कोचिंग सेंटर। मेरा नाम सुजीत कुमार यादव है। क्लास 12th में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 12th के चैप्टर 5 और 6 पढ़ेंगे। ठीक है, 5th जो आपका है वो यात्रियों का नज़रिया है, और 6th जो हम पढ़ेंगे उसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, सूफी संत के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो 5th जो चैप्टर है इसको चलिए शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए। आइए, चैप्टर का नाम क्या है, यात्रियों का नज़रिया। यात्रियों के नज़रिए में हम देखेंगे कि मेनली कौन कौन से यात्री थे जो इंडिया में आके क्या किए थे, यात्रा किए थे, इंडिया तक पहुंचे थे, और इंडिया में क्या क्या चीज़ें उन्हें अच्छी लगी थी। मैं इससे पहले बता दूं कि यात्रियों के नज़रिए जो चैप्टर है इसमें जो पहले प्राचीन समय में जो थे यात्रा जो करते थे उन सब लोगों को क्या समस्याएँ होती थी, तो इसके बारे में मैं आपको बता दूँ। 2-4 पॉइंट्स है। पहला क्या है कि देखिए, यात्रा जब ये करते थे तो इनको यात्रा करने में बहुत ज़्यादा समय लगता था। पहले साधन बढ़िया था नहीं कि एरोप्लेन से चले जाओ। ठीक है, लंबे समय तक ये कार्य करते रहते थे, यात्रा करते रहते थे। दूसरा, इनके पास सुविधाओं की कमी होती थी। क्या होती थी? सुविधाओं की कमी होती थी। ठीक है, तीसरी बात करें तो यहाँ पे क्या होता था कि जैसे ही ये जिस जगह से यात्रा करते थे, मान लो समुद्र के किनारे जाते थे, तो समुद्र के किनारे इनको डाकुओं का डर होता था। किनका डर होता था? डाकुओं का डर होता था। चौथा बात कर दे कि भाई यात्रा करते हुए जा रहे हैं, कहीं प्राकृतिक आपदा आ जाए। ठीक है, प्राकृतिक आपदा आ जाए, एक अगली पॉइंट ये है। नेक्स्ट क्या है कि देखो, यात्रा करते करते बंदे बीमार भी हो सकते हैं। ठीक है, तो रोग का भी डर होता था। ठीक है, और साथ ही साथ खो जाने का डर होता था कि भैया कि ऐसी जगह पहुंच जाए जहां से हमें आगे का रास्ता ही ना पता हो, खो जाने का डर। तो ये अगर आपसे पूछ दे, क्वेश्चन में आपका पेपर में आ जाए, क्वेश्चन क्या आ जाए कि बताइए जब लोग यात्रा करते थे तो उस समय लोगों के अंदर कौन कौन सी समस्याएं, जब यात्रा करते थे तो उनको कौन कौन सी समस्याओं का सामना करना पड़ता था। तो पहला आप क्या बोलेंगे कि समय बहुत लगता था, सुविधाओं की यहाँ पे कमी थी, समुद्री डाकू मिल जाते थे, प्राकृतिक आपदा आ जाती थी। ठीक है, खो जाने का डर रहता था, और चलते चलते बीमारी का भी डर होता था। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स है जो कि आपका क्या निकलता है, प्राचीन यात्राएं करने में जो समस्याएं होती है लोगों की वो बताती है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? फिर कहता है अगला पॉइंट क्या है कि प्राचीन दौर में यात्राएं क्यों की जाती थी। तो इसका रीज़न देखिए कि यात्राएं क्यों की जाती थी, इसके पीछे क्या बोलता है कि पहले देखिए क्या होता है कि लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा दिलचस्पी होती है कि अलग अलग देश के अंदर जाएं, अलग अलग देशों के बारे में जानें। तो पहला पॉइंट क्या निकलता है? दिलचस्पी निकलता है। दूसरा क्या निकलता है कि व्यापार। ठीक है, अगर मान लो कि हमें एक कंट्री से दूसरे कंट्री में क्या करना है, ट्रेड करना है, तो इसके बारे में हमें पहले क्या होगा, हमें एक दो देश को दूसरे देश को समझना पड़ेगा कि यहाँ हमारे देश के व्यापार जो है वो सही ढंग से चलेगा कि नहीं चलेगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हो गई, 2 पॉइंट हो गई। तीसरा क्या है? उपदेश। ठीक है, मान लो शिक्षा देनी है आपको, उपदेश देना है, ज्ञान देना है, तब तीसरे पॉइंट में आ जाएंगे। चौथा क्या है कि भैया देखिए, शिक्षा देना है या तो ज्ञान लेना है। ठीक है, तो ज्ञान लेना मतलब ज्ञान की तलाश में भी ये क्या करते थे, यात्रा करते थे। चौथी पॉइंट की बात करें तो यहाँ पे चौथी पॉइंट क्या है कि भैया देखिए, प्राकृतिक आपदा जो है, प्राकृतिक आपदा को समझने के लिए ये लोग यात्रा करते थे कि भैया यहीं पे हो रही है कि आगे भी हो रही है और भी कहीं हो रही है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है उस पर ध्यान दीजिए। क्या क्वेश्चन है कि प्राचीन दौर में यात्राएं क्यों की जाती थी। ठीक है, इसमें एक और पॉइंट क्या है कि नए मौके नजर आते थे। जब एक देश से आप दूसरे देश जाए मूव करेंगे तो आपको नई नई क्या अपॉर्चुनिटीज़ दिखाई देगी। तो पहला क्या है? व्यापार, दिलचस्पी लोगों को, उपदेश देना, उपदेश लेना, मतलब ज्ञान देना और ज्ञान लेना दोनों के लिए यात्रा करते थे। ठीक है, व्यापार के लिए करते थे, उपदेश के लिए करते थे, ज्ञान की तलाश में करते थे, प्राकृतिक आपदा पे करते थे, और नई नई अपॉर्चुनिटीज़ के ऊपर क्या करते थे, यात्रा करने का काम करते थे। कहते हैं बताइए कि भारत की यात्रा करने वाले मुख्य यात्री का नाम बताइए। तो मैंने आप बता दूं आपको, पहले अल्बेरिनी थे, दूसरे क्या थे, फ्रांसो बर्नियर थे। कौन थे? फ्रांसो बर्नियर थे। और एक और थे जिनका नाम था इब्न बतूता। क्या नाम था? इब्न बतूता। ठीक है, ये मेनली 3 यात्री थे जो कि क्या हुए थे, भारत की यात्रा की थी। आइए सबसे पहले हम पढ़ते हैं अल्बेरुनी के बारे में। अल्बेरुनी के बारे में बताते हैं कि अल्बेरुनी जो है, ये इनका जन्म जो हुआ था ये 973 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, अगर बता दें कहाँ पे हुआ था तो याद रखिएगा, उज्बेकिस्तान में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? उज्बेकिस्तान में हुआ था। ठीक है, उज्बेकिस्तान में हुआ था। उज्बेकिस्तान के अंदर कहाँ पे हुआ था तो आपको याद रखना है, ख्वारिज़्म में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? ख्वारिज़्म में हुआ था। ठीक है, उज्बेकिस्तान के ख्वारिज़्म में इनका जन्म 973 में हुआ था। ठीक है, बता दें कि ख्वारिज़्म में इन्होंने, अच्छा एक चीज़ और बता दें कि ख्वारिज़्म जो था ये शिक्षा का बहुत बड़ा केंद्र था। ख्वारिज़्म क्या था? शिक्षा का बहुत बड़ा केंद्र था। ठीक है, शिक्षा का बहुत बड़ा केंद्र था।
जिसके कारण से क्या हुआ, अल्बेरुनी जो था वो कम उम्र में ही बहुत सारी ज्ञान प्राप्त कर लिए थे, ठीक है, उच्च शिक्षा प्राप्त कर लिए थे अल्बेरुनी। अल्बेरुनी की बात करें तो ये कई भाषा जानते थे, ठीक है, अल्बेरुनी को कई भाषा का ज्ञान था। कौन कौन सी भाषा कहते थे ये, अरबी, अरबी, फारसी, फारसी, ठीक है, सीरियाई, और जब ये भारत आए तो इन्होंने संस्कृत सीखा। भारत से क्या सीखा, संस्कृत सीखा, ठीक है, क्लियर। साथ ही साथ कहते हैं कि इन्हें हिब्रू भाषा का भी ज्ञान था। कौन सी भाषा, हिब्रू भाषा का भी ज्ञान था इन्हें, अल्बेरुनी को। चलिए इतना पॉइंट आपने जान ही लिया। अल्बेरुनी के बात करें अल्बेरुनी के बारे में, तो अल्बेरुनी जब भारत आए तो ये याद रखिएगा कि अल्बेरुनी जो भारत आए कब आए, तो 1017 में भारत आए। अच्छा दोबारा बता दूं इनका जन्म कब हुआ था, आपका रिवीजन करा देता हूँ। 973 में इनका जन्म हुआ था, उज्बेकिस्तान में हुआ था, उज्बेकिस्तान के ख्वारिज़्म में इनका जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था, उज्बेकिस्तान के ख्वारिज़्म में हुआ था। उसके बाद ये भारत कब आए, 1017 में भारत आए, ठीक है। भारत अच्छा आने का रीज़न क्या था, उसके पीछे आप समझ लीजिए। अल्बेरुनी क्या थे, बहुत बड़े क्या थे, शिक्षा मतलब शिक्षित व्यक्ति थे, ठीक है, अच्छा खासा ज्ञान था, ठीक है। तो अब क्या हुआ कि गजनी, गजनी जो है ना, गजनी, गजनी का एक राजा था जिसका नाम था महमूद गजनी। क्या नाम था, महमूद गजनी। और महमूद गजनी जो था ये एक अलग किस्म का इंसान था। अलग इसलिए कह सकते हैं क्योंकि जब ये महमूद गजनी जहाँ पे आक्रमण करता था, ठीक है, जिस जगह पे आक्रमण करता था उस जगह पे जो भी इसको अच्छी चीज़ें लगती थी, जो भी इसको लगती थी वहाँ पे अच्छा लगता था, जो भी उसको क्या करता था ये अपने साथ उठा के लेके आ जाता था, ठीक है। कौन, महमूद गजनी। महमूद गजनी को जब ख्वारिज़्म पे अटैक किया था, महमूद गजनी को कुछ नहीं मिला, बाकायदा वहाँ के विद्वानों को सिर्फ, अगर वहाँ पे कुछ मिला उन्हें तो वहाँ पे सिर्फ उन्हें क्या मिला, विद्वान मिले, ठीक है। और उन्हीं विद्वानों को ये क्या बोलते हैं, महमूद गजनी साथ लेके आ गए, ठीक है। उन्हीं में से हमारे एक अल्बेरुनी थे, ठीक है। महमूद गजनी जो गजनी है ये अफ़गानिस्तान के आसपास का इलाका था, ठीक है। अब पहले भारत में अफ़गानिस्तान था, तो यहाँ से क्या हुआ कि अल्बेरुनी जो है वो किसके साथ आ गया, बंधक बनकर गजनी के साथ आ गया, ठीक है। अल्बेरुनी एक बंधक के रूप में आया, लेकिन अल्बेरुनी जब बंधक के रूप में आया तो जब भारत ये आया तो भारत के संस्कृति को, भारत के सभ्यता को देखते हुए ये भारत के बारे में जब अच्छा खासा चीज़ें जान गया, तो कहते हैं कि अल्बेरुनी यहाँ पे 70 वर्ष तक रुका। कितने, अपनी ज़िंदगी के 70 साल गुजारे, ठीक है। कितने साल गुजारे, 70 साल अपनी ज़िंदगी गुजारे, जब उन्होंने भारत की स्थिति, भारत की संस्कृति के बारे में समझा तो, ठीक है, समझ में आ गया। जब वो भारत में रुके तो अल्बेरुनी ने क्या किया, बहुत सारे यहाँ पे भाषाओं को क्या किया, पढ़ा, ठीक है। साथ ही साथ बहुत सारे ग्रंथ को पढ़ा। एक जब ये बहुत सारे ग्रंथ और भाषाओं को पढ़ा इन्होंने, समझा, तो बाद में इन्होंने अपनी एक बुक लिखी जिसे क्या नाम दिया गया, किताब उल हिंद दिया गया। क्या नाम दिया गया, किताब उल हिंद। किताब उल हिंद के बारे में बता दूं, किताब उल हिंद का दूसरा नाम भी है, ठीक है, जिसे बोलते हैं, देखिए किताब उल हिंद का दूसरा नाम क्या है, तहकीक ए हिंद। क्या नाम है, तहकीक ए हिंद, ठीक है। किताब उल हिंद का दूसरा नाम है तहकीक ए हिंद, ठीक है। चलिए किताब उल हिंद के बारे में आपको बता दूं, किताब उल हिंद में टोटल 80 चैप्टर्स हैं, 80 अध्याय हैं किताब उल हिंद में। कितने अध्याय हैं, 80 चैप्टर्स हैं, ठीक है। 80 चैप्टर्स में बता दूं आपको कि जो 80 अध्याय है ना, इसमें क्या करते हैं अल्बेरुनी, पहले प्रश्न करते हैं। सबसे पहले जब ये कोई भी अध्याय को लिखते हैं तो उसके पहले प्रश्न करते हैं और उसी प्रश्न को देते हुए एक अध्याय कंप्लीट करते हैं, ठीक है। मतलब जब ये एक अध्याय लिखते हैं तो उसमें एक क्वेश्चन करते हैं और उसी क्वेश्चन का आंसर देते हुए एक पूरा अध्याय कंप्लीट कर देते हैं। ये इनका लिखने का तरीका है। बताते हैं कि अपने बुक में इन्होंने संस्कृत पढ़ा था, संस्कृति के साथ पढ़ने के बाद ही ये भारत की संस्कृतियों के बारे में भी इसमें क्या किया था, उल्लेख किया था। साथ ही साथ बताया कि ये इसमें भाषा, कला, रीति, मूर्तिकला, त्यौहार, इन सब का वर्णन इस अपनी बुक में किया इन्होंने, ठीक है। धार्मिक दर्शन, दंत चिकित्सा, चिकित्सा संबंधी सारी जानकारी इसमें आपको क्या होगी, मिलेगी, ठीक है। किताब उल हिंद में बता दूं कि भारत से रिलेटेड और क्या किया इन्होंने, तो उसके बारे में समझिए।
किताब बोल हिंद में भारत से रिलेटेड ये जाति व्यवस्था को भी क्या किया इन्होंने, जिक्र किया। किसकी व्यवस्था की, जाति व्यवस्था, जाति प्रथा के बारे में। ठीक है, क्या बताते हैं जाति प्रथा के बारे में अल-बिरूनी, उसके बारे में सुनिए। कहते हैं कि जब अल-बिरूनी भारत में थे तो भारत में यहाँ पे जब यहाँ की जातियों को देखा तो इन्होंने ना, यहाँ की जातियों को जब देखा इन्होंने तो यहाँ की जातियों को इन्होंने तुलना किया था फारसी से, मतलब फारस। ठीक है, फारसी से तुलना किया था। ठीक है, फारसी जाति से तुलना किया था। उन्होंने क्या किया था कि भारतीय जाति जो है वो फारसी जातियों से क्या है, मिलता जुलता है। कैसे मिलता जुलता है, मैंने आपको पिछले चैप्टर में पढ़ा है, आप जाके वहाँ पढ़िए कि बोलता है कि हमारे यहाँ जैसे 4 वर्ण हैं। कितने वर्ण हैं, 4 वर्ण हैं। पहला ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ठीक है, कौन कौन से, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। वैसे ही वहाँ पे वहाँ भी क्या है, 4 प्रकार की जातियों का वर्णन है। कौन कौन सा है, घुड़सवार है, शासक वर्ग है। ठीक है, शासक वर्ग बोल सकते हैं। ठीक है, उसके साथ साथ पुजारी है, और चौथा कौन है, आपका वैज्ञानिक, किसान और शिल्पकला है। ठीक है, पहला कौन सा, घुड़सवार है। पहला क्या है, घुड़सवार है, शासक वर्ग है, फिर चिकित्सक है। ठीक है, चिकित्सक, और उसके बाद किसान, वैज्ञानिक, शिल्पकला। ठीक है, ये 4 वर्ण कहाँ पे, भारत में जैसे हमारे 4 वर्ण हैं वैसे भी कहाँ पे, फारसी में भी फारसी जाति के 4 वर्ण हैं। इनके जो 4 वर्ण हैं ये निर्धारित करते हैं व्यक्तियों के द्वारा किए गए काम पर। हमारे जो 4 वर्ण हैं ये निर्धारित कर देते हैं हमारे जन्म पर। ठीक है, जन्म पर कैसे, ब्राह्मण कुल में आप पैदा हुए तो आप ब्राह्मण हैं, क्षत्रिय में आप पैदा हुए तो आप क्षत्रिय हैं, वैश्य में पैदा हुए तो आप वैश्य हैं, शूद्र में पैदा हुए तो आप शूद्र हैं। ठीक है, तो लेकिन इनमें क्या था, कर्म के आधार पर डिसाइडेड था कि जो होगा उनको कर्म के हिसाब पर डिसाइड कर देंगे। समझ में आ गया यहाँ पे कोई दिक्कत। कहता अल-बिरूनी ने कहा था कि जाति व्यवस्था हर जगह थी, लेकिन भारत में जाति व्यवस्था बहुत कठोर और भेदभावपूर्ण थी। ठीक है, कहता है ये अल-बिरूनी क्या कहते हैं कि जाति व्यवस्था भैया हर जगह थी, लेकिन जो इंडिया में जाति व्यवस्था है ये बहुत ज़्यादा कठोर थी और भेदभावपूर्ण थी। ठीक है, समझ में आ गया यहाँ तक। चलिए आगे क्या बोलते हैं, अल-बिरूनी जी कहते हैं कि ब्राह्मणवादी व्यवस्था में मौजूद छुआछूत, ठीक है, पूरी तरीके से यहाँ पे क्या था, गलत था। अल-बिरूनी जो भी ब्राह्मणवादी जो व्यवस्था थी, अस्पृश्यता को, जो भी छुआछूत की थी, उनको अल-बिरूनी क्या मानता था, गलत मानता था। कहता किसी भी व्यक्ति को, वस्तु को जन्म के आधार पर उसे अशुद्ध नहीं माना जा सकता, क्योंकि हर अशुद्ध वस्तु पवित्र होने का प्रयास कर सकती है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। चलिए यहाँ तक आपका जो भी हमने पढ़ा, हमने क्या क्या देखा, हमने अल-बिरूनी की जाति व्यवस्था भी देख ली, भारतीय जाति व्यवस्था देख ली, फारसी भी जाति व्यवस्था देख ली, किताब उल हिंद में वर्णित कुछ बातों को भी देख लिया हमने, किताब उल हिंद भी पढ़ लिया, अल-बिरूनी भी पढ़ लिया। चलिए इन सारों पॉइंट को कंप्लीट करने के बाद आगे चलते हम। अल-बिरूनी के विचार भी देख लिया, अल-बिरूनी के विचार का क्या मानना था कि देखिए भैया यहाँ पे जो जाति व्यवस्था है, जो छुआछूत है, क्या बहुत ज़्यादा गलत है। ठीक है, छुआछूत को अल-बिरूनी बहुत ज़्यादा गलत मानते थे। क्या मानते थे कि भैया देखो जन्म के आधार पर आप किसी पे हीन भावना नहीं रख सकते। क्यों नहीं रख सकते, क्योंकि वो जो बंदा जिसे आप अशुद्ध मान रहे हैं वो भी क्या करता है, शुद्ध होने की कोशिश करता है, तो आप किसी को अशुद्ध नहीं मान सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जो टॉपिक है इब्न बतूता का। किसका, इब्न बतूता। इब्न बतूता बहुत इंटरेस्टिंग पर्सन था। ठीक है, इसके बारे में आप सुनेंगे तो आपको मज़ा आएगा। थोड़ा सा आप ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा, आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। इब्न बतूता के बारे में इतनी बढ़िया कहानी है। अच्छा इनकी बुक का नाम थोड़ा सही से लिख दूँ मैं, इनकी बुक का नाम था रिहला नाम था, ये पूरा गलत लिखा हुआ है, रिहा लिखा हुआ है। इनकी बुक का नाम क्या है, रिहला, रहला, रिहला, रहला भी बोलते हैं इनकी बुक का नाम। ठीक है, रहला रहला। चलिए इब्न बतूता के बारे में बताता हूँ मैं आपको। इब्न बतूता में क्या बोलता है, इनका एक गाना भी था, आप जाइएगा सुनिएगा। इब्न बतूता का गाना क्या है, इब्न बतूता बगल में जूता लेके ओढ़ा फुर्र। ये गाना क्यों आया था, इसके पीछे का रीज़न है। क्या रीज़न है, इब्न बतूता बहुत हट्टी यात्री था, बहुत जिद्दी यात्री था। ठीक है, इब्न बतूता को यात्रा करना इतना पसंद था कि उसके साथ बहुत सारे कारनामे भी हुए, फिर भी वो क्या करता था, यात्रा करना नहीं छोड़ता था। क्या हुआ था, वो इब्न बतूता यात्रा कर रहा था, उसी बीच में क्या हुआ, उनको बहुत सारे डाकुओं ने घेर लिया। जब डाकुओं ने घेरा, ठीक है, तो उनको लूट लिया। लूटने के बाद सिर्फ उनके पास एक जूता ही वो छोड़ दिया था। क्या छोड़ा था, जूता छोड़ा था, बाकी सब कुछ चोरी करके मतलब इनसे छीन के ले गया। ठीक है, तो इसीलिए ये गाना चला था कि इब्न बतूता बगले में जूता लेके ओढ़ा फुर्र। ठीक है, तो
ये इसी रीजन से, क्योंकि उनका सब कुछ क्या कर लिया गया था, लूट लिया था। बस उनके पास जो छोड़ा गया था वो क्या था, जूता था उनका। समझ में आ गया। चलिए इब्न बतूता के बारे में आइए पढ़ते हैं। कहते हैं इब्न बतूता का जन्म 1304 में हुआ था। ठीक है, कहाँ पे हुआ था, तो ये साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका के ये इंसान थे। बहुत इंटरेस्टिंग इंसान थे। बोलते हैं इनका जन्म जो हुआ था मोरक्को के तेंजियर इलाके में हुआ था। कहाँ हुआ था, साउथ अफ्रीका के मोरक्को के तेंजियर इलाके में हुआ था। तेंजियर इलाके स्थान पर हुआ था। कहते हैं इब्न बतूता का जो परिवार था बहुत ज़्यादा शिक्षित परिवार था। ठीक है, इन्हें क्या, इसी कारण से क्या हुआ, इब्न बतूता भी बहुत जल्दी शिक्षा प्राप्त कर लिए थे। इब्न बतूता एक जिद्दी यात्री थे। ठीक है, आपको बता ही दिया मैंने, वह यात्रा करने का बहुत शौकीन थे। इब्न बतूता मक्का, सीरिया, यमन, ओमान, ये सब जगहों पे क्या कर चुके थे, यात्रा कर चुके थे। अब इनकी जो अगली यात्रा थी वो क्या थी, भारत थी। क्या थी अगली यात्रा, भारत, जिसे इंडिया कहते हैं, है ना। अगली यात्रा भारत थी। चलिए, कहते हैं भारत में ये 1332 में ये भारत आए, भारत की यात्रा पर निकले और 1333 में पहुंचे। ठीक है, 1333 में कहाँ पहुंचे, आपको पता है अभी जो सिंध हमारा जो है, सिंध जो आज पाकिस्तान में है, सिंध कहाँ पे, जो आज पाकिस्तान में सिंध है। ठीक है, ये इसी के द्वारा, इसी रास्ते से क्या हुए, भारत में एंट्री लिए। ठीक है, इसके बाद वो सीधा पहुंचे कहाँ पे, दिल्ली के सुल्तान, ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक के पास। किसके पास पहुंचे, दिल्ली के सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक के पास जब ये पहुंचे तो मोहम्मद बिन तुगलक इनके ज्ञान को देखते हुए, ठीक है, इनके ज्ञान को देखते हुए इनसे प्रभावित हुए और इनको अपने दिल्ली का क्या बना दिया, न्यायाधीश बना दिया। न्यायाधीश मतलब समझ सकते हैं आप, जज बना दिया उनको, न्यायाधीश बना दिया। किसको न्यायाधीश बना दिया, बताइए, इब्न बतूता को। इब्न बतूता कहते हैं कि भविष्य में राजा भी बन सकता था इब्न बतूता, लेकिन इसके पीछे कुछ क्या हुआ, क्या हो गया कि इब्न बतूता राजा नहीं बन पाए। तो इसके पीछे का रीज़न ये है कि इब्न बतूता को लेकर मोहम्मद, जो मोहम्मद बिन तुगलक है, इसके अंदर कुछ गलत फहमियाँ आ गई। ठीक है, कुछ किसी ने क्या किया होगा, भड़काया होगा, हड़काया होगा कि भाई इब्न बतूता ऐसे गलत काम कर रहा है। ठीक है, जैसे ही उनको पता चला तो इब्न बतूता को क्या डाल दिए, जेल में डाल दिए। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक ने इब्न बतूता को जेल में डाला। इब्न बतूता को समझ में आ गया कि ये भैया एक पागल राजा है। ठीक है, किसी की बातों में आके कुछ भी कर देता है। ठीक है, जब उनको पता चला कि ये गलत फहमी है, ठीक है, तो उसके बाद क्या किया, इब्न बतूता को दोबारा जेल से बाहर निकाल दिया। जैसे ही इब्न को बाहर निकाला गया, ठीक है, उनको समझ में आ गया था भैया अब दिल्ली में नहीं रहना। अब उनको क्या, इब्न बतूता को मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा ही क्या बनाया गया, क्या बोलते हैं, उनको राजदूत बनाकर कहाँ भेजा गया, चीन भेजा गया। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या किया, इब्न बतूता को बाहर निकाला और उसको राजदूत बना के कहाँ भेज दिया, चीन भेज दिया। जैसे ही वो निकले, दोबारा भारत आने की नहीं सोचे। ठीक है, वो उन्हें दिल्ली से बाहर निकाला गया, वो सीधा कहाँ पहुँचे, चीन पहुँचे। चीन, फिर वहाँ से सीधा वो क्या हुए, 1347 में, 1347 में वो दोबारा अपने घर को लौट गए। ठीक है, घर चले गए। कौन, इब्न बतूता। इब्न बतूता ने अपनी बुक भी लिखी थी जिसका नाम था रहला। ये लिखा हुआ है लेकिन मैंने बताया ये गलत लिखा हुआ है। रहला बुक का नाम था। क्या नाम था, रहला। उनकी बुक का नाम रहला था। तो आइए रहला के बारे में कुछ जानते हैं। रहला के बारे में बता दें कि यह पुस्तक जो थी इब्न बतूता द्वारा लिखी गई थी। आपको भी पता है कि ये पुस्तक जो है कौन सी भाषा में लिखी गई थी, तो इसके बारे में आप समझ लीजिएगा। अरबी भाषा में लिखी गई थी। कौन सी भाषा में लिखी गई थी, अरबी भाषा के लिखी गई थी। अगर इसमें बताएं कि रेला में क्या क्या लिखा हुआ है तो आपके बारे में यहाँ पे साफ लिखा हुआ है। ठीक है, भारतीय शहर के बारे में लिखा हुआ है, कपड़ा के बारे में लिखा हुआ है, डाक प्रणाली के बारे में लिखा हुआ है। कहाँ हो रहे भैया, डाक प्रणाली के बारे में लिखा है, नारियल, पान, दास प्रथा। ठीक है, इन सब पॉइंटों के बारे में अभी जिक्र करेंगे। और हाँ, यहीं तक है। चलिए, ठीक है, भारतीय शहर के बारे में बताता है इब्न बतूता। भारतीय शहर के बारे में बताते हैं। तो भारतीय शहर के बारे में चलिए पढ़ते हैं। भारतीय शहर के बारे में इब्न बतूता बताते हैं कि भारत में दो प्रसिद्ध शहर थे। एक था आपका चांदनी चौक, दिल्ली शहर का चांदनी चौक, और दूसरा था आपका महाराष्ट्र का दौलताबाद।
ये दो के बारे में बताते हैं कि उस टाइम पे दो सबसे ज़्यादा फेमस शहर थे, ठीक है, बाजार भी थे। कहते इसमें ज़्यादातर जो शहर में लोग रहते थे वो क्या रहते थे, समृद्ध रहते थे, पैसे वाले होते थे। इब्न बतूता बताते हैं, कहते बाजार में क्या होता था, मंदिर और मस्जिद होता था, ठीक है, जहाँ पे बाजार होता था वहीं मंदिर मस्जिद होता था। समझ में आ गया। साथ ही साथ बताते हैं कि यहाँ पे जो कृषि भाई लोग होते हैं, ठीक है, वो उपज की मिट्टी के कारण, उपजाऊ मिट्टी के कारण वो 2 बार कृषि की जाती थी, मतलब साल में वो 2 बार खेती करते थे, ये भी बताते हैं। ठीक है, यहाँ पे कृषि घुसा दिया। साथ ही साथ क्या बोलते हैं कि जो ये चांदनी चौक और दौलताबाज बहुत ज़्यादा चमकीला बाज़ार था। चांदनी चौक ऐसा बाज़ार था जहाँ पे सब कुछ पाया जाता था, सब कुछ मिलता था, आपको जो खरीदना वो चीज़ मिलेगा। और दौलताबाद एक ऐसा बाज़ार था जहाँ पे आपको संगीत से रिलेटेड सब कुछ मिलेगा। आपको गान बजान का शौक़ है तो आपको वहाँ पे हर चीज़ गान बजान का ही मिलेगा पूरा दौलताबाद में। और वहीं आप चांदनी चौक में खरीदिए तो चमकता धमकता एक बाज़ार था जिसका नाम क्या था, चांदनी चौक। यहाँ पे आपको वो हर चीज़ मिलेगा जो आप लेना चाहते हैं। यहाँ तक कि दासियाँ भी यहाँ पे बेची जाती थी, खरीदी जाती थी। जहाँ की जब इब्न बतूता पहुँचे थे मोहम्मद बिन तुगलक के पास, तो उससे पहले यहाँ से खजूर, किशमिश, बादाम, छुहारे और कुछ दासी लेके गए हुए थे। ठीक है, तो मतलब वो बोलते हैं कि यहाँ पे हर चीज़ अवेलेबल है जो आपको चाहिए। कहाँ पे? इन दोनों शहरों में। साथ ही साथ कपड़ा के बारे में बात करते हैं तो बोलता है कि भारत में रेशम का कपड़ा, ठीक है, रेशम का कपड़ा बहुत ज़्यादा मांग थी भारत में। ठीक है, भारत में साथ ही साथ मलमल कपड़े महंगे मिलते थे। ठीक है, केवल इसे कौन पहनते थे? अमीर लोग पहनते थे। सस्ते रेशों से बने कपड़े आम लोग द्वारा इस्तेमाल किया जाता था। यह इब्न बतूता द्वारा बताया जाता है। इब्न बतूता फिर बताते हैं कि भारत में डाक प्रणाली एक अद्भुत प्रणाली थी। अद्भुत प्रणाली इसलिए कह सकते हैं क्योंकि यहाँ पे ना 2 प्रकार की डाक प्रणाली थी। पहली थी आपकी उलुक और दूसरी थी आपकी दावा। ठीक है, उलुक और दावा 2 प्रकार की क्या थी? डाक प्रणाली थी। दोनों के बारे में बताते हैं कि भैया देखो कि जब ये इब्न बतूता सिंध से दिल्ली तक यात्रा कर रहे थे तो बोलते कि मुझे कितना दिन लग गया था? 50 दिन लगा था। ठीक है, कितने दिन लगा था? 50 दिन लगा था। लेकिन ये डाक व्यवस्था इतनी खतरनाक थी कि वो सिर्फ 5 दिन में पहुंच सकती थी। कितने दिन में पहुंच सकती थी? 5 दिन में पहुंच सकती थी। ठीक है, तो आप समझ चुके होंगे कि कितना खतरनाक डाक प्रणाली था। किसका? हमारे भारत का। 2 प्रकार के मैंने बता ही दिया। जो आपका उलूक था इसके बारे में बताते हैं कि ये घोड़ों पे सवार होकर चलते थे। किस पे? घोड़ों पे। वहीं जो दावा था, ठीक है, उलूक और दावा के पैदल डाकिया थे। ठीक है, तो दोनों के बारे में चलिए समझते हैं। जो बोलता है उलूक, जो बोलता है क्या कहता है कि जो उलूक मंस घोड़ा, ठीक है, जो घोड़ा डाक प्रणाली था ये आपके हर 4 मील पर क्या होते थे? एक घोड़ा क्या तैनात किया जाता था। ठीक है, वहीं दूसरी ओर जो पैदल सैनिक थे उनके हाथ में क्या होता था? एक डंडा होता था। ठीक है, डंडे में ऊपर घंटी लगी होती थी। एक हाथ में डंडा होता था, दूसरे हाथ में चिट्ठी का बैग होता था। और फिर क्या करते थे? भागते थे। और ये हर 3 मील तक क्या करते थे? दौड़ते थे। कितने मील तक दौड़ते थे? हर 3 मील तक दौड़ते थे। फिर अगले जब 3 मील तक दौड़ के पहुंचते थे तो वहाँ पे कोई दूसरा बंदा होता था, उसको पकड़ाते थे। फिर वो आगे जाता था, ऐसे करके पूरा क्या करते थे? चिट्ठी पहुंचाने का काम करते थे। बिल्कुल अद्भुत तरीके से वो लोग क्या करते थे? इसका काम करते थे। ठीक है, समझ में आ ही गया होगा वो लोग का दावा। साथ ही साथ देखिए अगला पॉइंट है नारियल। इब्न बतूता बोलते हैं कि देखिए यार, यहाँ पे मैं जब दिल्ली आया तो मुझे भारत में कुछ अलग ही चीज़ दिखाई दिया। क्या दिखाई दिया? कि यहाँ पे ना एक फल दिखाई दिया जिसको देखे तो बाहर से क्या होता था? आदमी के सर जैसा कठोर होता था। ठीक है, लेकिन वहीं अंदर अगर झांक के देखें तो नर्म था, बिल्कुल क्या था? सफ़ेद नर्म था। ये आदमी के सर जैसा था। अंदर जैसे दिमाग हमारा क्या होता है? नर्म होता है, और बाहर का क्या होता है? खोपड़ा एकदम क्या होता है? हार्ड होता है। वैसे ही क्या था? वहाँ पे नारियल था। ठीक है, ये नारियल के बारे में बताते हैं। साथ ही साथ ये पान के बारे में बताते हैं। पान के बारे में और नारियल के बारे में कभी सुना नहीं था, इसलिए वो ऐसी बातें करते हैं। पान के बारे में क्या बताते हैं वो सुनिए। पान के बारे में बताते हैं कि देखियो यहाँ के लोग अद्भुत हैं भैया। एक एक पत्ता सा खाते हैं और उसको क्या करते हैं? यहाँ के लोग खून की उल्टी करते हैं। किसकी उल्टी करते हैं? खून की उल्टी करते हैं। क्यों? बेसिकली ऐसा इसलिए बोलते हैं क्योंकि भैया उनको पता था, उनको ये नहीं पता था कि यहाँ पे ये एक तरह का क्या होता था,
खाने के पदार्थ आते थे जिससे क्या आप लाल कलर का क्या करते हैं, हमारा थूक निकलता है। आप जानते हैं जब पान खाते हैं लोग तो लाल लाल कलर का क्या निकलता है, थूक निकलता है। तो उसको ये कभी देखे नहीं थे, कहते थे ये लोग पता नहीं क्या खाते थे। उसके बाद ये खून की उल्टी करते थे और उन चाव से खाते थे। समझ में आ गया किसके बारे में बताते हैं, वो पान के बारे में बताते हैं। समझ में आ गया, क्लियर यहाँ तक। ये वही बात होगी, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। ठीक है, चलिए यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आगे जो लिखा हुआ है इसमें लिखा हुआ है दास प्रथा के बारे में, कि अलबरूनी दास प्रथा के बारे में क्या बताते हैं। तो अलबरूनी बताते हैं कि बाजार में जैसे सामान मिलते थे वैसे ही क्या होते थे, यहाँ पे दास भी मिलते, गुलाम भी मिलते थे। गुलाम बेचा जाता था, खरीदा जाता था। ठीक है, यहाँ पे पुरुष दास जो होते थे वो पालकी उठाने के लिए मतलब किया जाता था। महिलाएं जो होती थी वो घर के काम करने के लिए बेची खरीदी जाती थी। ठीक है, जो पुरुष होते थे उनकी कीमत क्या होती थी, कम होती थी महिला दास से। समझ में आ गया। महिलाओं को और भी काम के लिए जैसे डांस नृत्य के लिए, ठीक है, और जितने भी अधिकारियों को संगीत नृत्य प्रदर्शन सुनाना हो, कुछ भी करना हो, राजाओं के घरों पर नज़र रखने के लिए गुप्त दूत में भेजा जाता था। ठीक है, तो ये सब दासों के कुछ क्या थे बताइए। दासों की कुछ बातें थी। साथ ही साथ बोलता है जब मोहम्मद बिन तुगलक क्या थे, मोहम्मद बिन तुगलक जब नसरुद्दीन के पास गए थे, ठीक है, तो वहाँ पे ये अपने उन्होंने 1 लाख सिक्के दिए थे किसको, नसरुद्दीन को। साथ ही साथ ठीक है 1 लाख सिक्के दिए थे और साथ ही साथ 200 दास दिए थे। कितने से दास दिए थे, 200 दास दिए थे। इब्न बतूता यहाँ ये भी बताते हैं कि सुल्तान के घोड़े, ऊंट और दास इब्न बतूता ने किसके पास दिया था, सुल्तान को दिया था। ठीक है, तो ये सब चीज़ें मैंने आपको बताई दिया। इब्न बतूता जब मुल्तान के गवर्नर बने, इब्न बतूता मुल्तान के गवर्नर को भी क्या दिया था, बने नहीं, गवर्नर को कुछ किशमिश और दास भी दिए थे। मतलब इब्न बतूता भी इन चीज़ों का क्या क्या था, प्रचार किया था। ठीक है, समझ में आ गया होगा यहाँ पे। अगला यात्री जो है वो है फ्रांसवा बर्नियर। क्या नाम है, फ्रांसवा बर्नियर। फ्रांसवा बर्नियर की जो बुक है उसका नाम है ट्रैवल इन द मुगल एम्पायर। अच्छा, ऊपर के दोनों के बारे में जिक्र ज़्यादा होता है, फ्रांसवा बर्नियर के बारे में थोड़ा जिक्र कम होता है। इसके पीछे का रीज़न ये है कि फ्रांसवा बर्नियर ने जो भी भारत के बारे में कहा है वो अपनी बुक में जो भी लिखता है ये, ठीक है, तो अपनी बुक में हर चीज़ की तुलना किससे करता है, फ्रांस से करना है। जो भी ये लिखना है मतलब कोशिश करता है लिखने की, वो हर चीज़ की तुलना किससे करता है, फ्रांस की करता है। जिसकी वजह से थोड़ी सी बुराइयां की इन्होंने भारत में, जिसकी वजह से इनकी बुक भारत में ज़्यादा प्रचलित नहीं रही। फ्रांसवा बर्नियर का जन्म बात करें 1620 में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, कहाँ पे हुआ था, फ्रांस में हुआ था। कहते हैं वह एक दार्शनिक थे, इतिहासकार थे, राजनीतिक और चिकित्सक भी थे। ठीक है, डॉक्टर भी थे, दार्शनिक भी थे, हिस्टोरियन क्या थे, हिस्टोरिक भी थे। ठीक है, उसके साथ साथ ये क्या थे, आपके पॉलिटिशियंस भी थे। समझ में आ गया। बट बोलते हैं कि ये भारत जब आए तो भारत में आने का इनका एक ही मकसद था कि जैसे और लोग भारत में आए थे अवसर की तलाश में, वैसे ये भी अवसर की तलाश में आए थे कि भैया कोई काम धंधा मिल जाए। ये आए जब भारत, इनको क्या दिया गया, शाहजहाँ के बेटे उस समय क्या थे, बीमार चल रहे थे, जिनका नाम था दारा शिकोह। ठीक है, उनके इलाज करने के लिए इनको रखा गया। वह 1656 से 1668 तक 12 साल भारत में रहे थे। कितने साल, 12 साल रहे थे। डेट क्या है, 1656 1656 से लेकर 1668 तक इंडिया में क्या किए थे, रहे थे। साथ ही साथ इस दौरान अपनी पुस्तक उन्होंने जो लिखी थी जिसका नाम क्या था, ट्रैवलर इन द मुगल एम्पायर। मुगल साम्राज्य की बात करें तो फ्रांसवा बर्नियर ने भारतीय प्रणाली की तुलना पश्चिम देशों से की थी। ठीक है, अपनी पुस्तक में उन्होंने भारतीय व्यवस्था की आलोचना ही की थी, दयनीय चित्रण का भी क्या किया था, वर्णन किया था। जिसकी वजह से हम क्या करते थे, ये भी बहुत होता कि बुकों को उतना प्राइवेसी नहीं देते जितना उन दोनों को देते हैं। समझ में आ गया, कोई दिक्कत। फ्रांसवा बर्नियर बताते हैं, क्या बताते हैं कि अच्छा मैंने ये भी बतौता बोल दिया क्या, फ्रांसवा बर्नियर के बारे में पढ़ रहे हैं हम। ठीक है, फ्रांसवा बर्नियर बताते हैं कि भारत में निजी भूस्वामित्व का अभाव था। ठीक है, मतलब प्राइवेट प्रॉपर्टी ज़्यादातर नहीं थी यहाँ पे लोगों के पास। ठीक है, यहाँ के लोग जो थे इनके पास ज़मीन नहीं थे प्राइवेट। समझ में आ गया। ये राजाओं की ज़मीन पे क्या करते थे, काम करते थे, और सारी ज़मीन किनकी होती थी, राजा की होती थी। ठीक है, राजा जब की ज़मीन पे ये लोग काम करते थे, राजा को क्या देते थे, ये लोग टैक्स भी देते थे। ठीक है, जो भी काम करते थे उनकी अगली पीढ़ी को भी क्या करना पड़ता था, काम करना तो पड़ता था उनकी ज़मीन पे। समझ में आ गया। जैसे मेरी पीढ़ी, मैं काम कर रहा हूँ तो मेरे बाल बच्चे भी क्या होंगे, उसी ज़मीन पे काम करेंगे।
समझ में आ गया। साथ ही साथ फ्रांसो बर्नियर की बात करें तो भारतीय समाज के बारे में उन्होंने क्या कहा था, कुछ अलग ही कहा था। क्या कहा था कि यहाँ के लोग जो हैं बहुत शहर में कम रहते हैं, गांव में ज़्यादा रहते हैं, ठीक है। यहाँ पे गरीब क्या है, लोग ज़्यादा हैं, वहीं क्या है अमीर की क्या है संख्या कम है। मिडिल क्लास का यहाँ पे अभाव है, मिडिल क्लास की संख्या वैसी कम है, ठीक है। कहते हैं कि ये साथ ही साथ बोलते हैं कि यहाँ के लोग जो छोटे लोग हैं उन पे ज़्यादा शोषण किया जाता है। समझ में आ गया। साथ ही साथ फ्रांसो बर्नियर एक नए टॉपिक के बारे में बताते हैं जिनका नाम क्या था, सती प्रथा। टॉपिक का नाम क्या है, सती प्रथा। सती प्रथा के बारे में बताएं कि सती प्रथा के बारे में बताते हैं फ्रांसो बर्नियर कि यहाँ पे अगर मान लो किसी का पति मर जाए तो जिसका पति मरा उसको भी क्या करना होता था, उसके साथ पति के साथ क्या कर दिया जाता था, आग में दहन कर दिया जाता था, जला दिया जाता था, ठीक है। उन पे एक कहानी बताते हैं फ्रांसो बर्नियर, लिखते हैं अपने बुक में कि 12 साल की एक लड़की थी जो सफ़ेद साड़ी पहनाकर 4 ब्राह्मण और एक बूढ़ी महिला द्वारा घसीट कर चिता पर ले जाया जा रहा था, ठीक है। उस चिता पर उसके हाथ पैर बांध दिए गए थे ताकि वो भागे ना, ठीक है। उन्हें इसलिए दिया गया ताकि वह भाग ना जाए, ठीक है। समझ में आ गया। और फिर उसे जला दिया जाए। समझ में आ गया। सती प्रथा की कहानी क्या है कि 12 साल की जो लड़की थी, ठीक है, उसका पति मर चुका था। अब पति मर गया था तो भैया देखो, जब पति मर गया तब उसे भी दहन होना पड़ेगा, क्योंकि भैया प्रथा थी, सती प्रथा थी, ठीक है। तो ये दहन की जो प्रक्रिया थी, ठीक है, तो उसमें लड़की तो जाना नहीं चाह रही होगी, 12 साल की लड़की है, ठीक है। तो उसके लिए क्या किया, उसके हाथ पैर ये सब बांध दिए गए ताकि वो भागे ना, ठीक है। और उस चिता पे बिठा दिया हाथ पैर बांध के और उसको जलाने की कोशिश की गई, ठीक है। तो ये सती प्रथा के बारे में भी बताते हैं। मतलब ज़्यादातर फ्रांसो बर्नियर जो हमारी इंडिया के बारे में बुराई की है, जिसकी वजह से इनकी बुक की ज़्यादा चर्चा नहीं है, ठीक है, जितनी इब्न बतूता और अल बिरूनी के है। समझ में आ गया होगा आपको। चलिए।